Hello everyone, welcome back to my channel. We were doing financial management. Under financial management, we have already discussed capital budgeting, which was one of the investment decision. So today we are doing working capital. So decision about working capital is also an investment decision. So what do you mean by working capital? So working capital is basically current assets which are in the business. Working capital is the current asset in the business, or working capital which is used to carry out day-to-day operations of a business, that is known as working capital. The short-term assets which are used in daily operations can be termed as working capital. So दो कंसेप्ट आता है वर्किंग कैपिटल में. एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज सिंपली जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट एसेट है कंपनी में उससे बोलते हैं. और एक दूसरा टर्म आता है नेट वर्किंग कैपिटल. सो नेट वर्किंग कैपिटल होता है टोटल करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज़. ठीक. ग्रॉस में टोटल करंट एसेट. अगर सिंपली बोलेंगे वर्किंग कैपिटल इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो उसका मतलब होगा करंट एसेट, मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. वही अगर नेट है तो करंट एसेट में से कुछ जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो एक्सक्लूड कर देंगे, जो तब मिलेगा दैट इज़ नेट वर्किंग कैपिटल. ऑल्सो वर्किंग कैपिटल और भी टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है परमानेंट, जो कंपनी के पास हमेशा प्रेजेंट होगा, इतना अमाउंट तो रहेगा ही. फिक्स्ड भी बोलते हैं, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल विच इज़ फिक्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. और इसी के जैसे एक होता है वेरिएबल या फिर फ्लक्चुएटिंग. अमाउंट अबव फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल. अब फॉर एग्जांपल आप अपना वॉलेट ले लीजिए. आपके वॉलेट में कुछ अमाउंट फिक्स्ड होता है कि इतना अमाउंट तो मेरे वॉलेट में हमेशा रहेगा, तो वो हो गया फिक्स्ड या परमानेंट वर्किंग कैपिटल. अब उससे ज़्यादा आप अमाउंट जो रख रहे हैं दैट इज़ वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग, कि वो घटते बढ़ते रहता है. सो फिक्स्ड और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. नाउ अगर करंट एसेट एक कंपनी में है तो वो करंट एसेट कितने दिन में रिस्टोर हो रहा है अपने ऑपरेशंस के थ्रू, उसको बोलेंगे ऑपरेशनल वर्किंग कैपिटल या ऑपरेशनल कैपिटल. इसको निकालने का एक साइकिल होता है कंपनी के पास. सपोज आज कंपनी ने रॉ मटेरियल्स परचेज किया. रॉ मटेरियल परचेज़ किया. कहाँ से परचेज़ किया? सप्लायर से परचेज़ किया. क्रेडिट में परचेज़ किया हो सकता है या फिर कैश में. रॉ मटेरियल्स परचेज़ किया. फिर इसको थोड़ा सा इसमें प्रोडक्शन करके वो बन जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, कि उसमें भी कुछ काम हो चुके हैं और कुछ काम बाकी है, तो वही रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो गया वर्क इन प्रोग्रेस में. अब वही वर्क इन प्रोग्रेस बन जाता है फिनिश गुड जब उसका पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रोडक्शन. फिनिश गुड्स. अब फिनिश गुड्स को हम सेल करेंगे. सेल किसको करेंगे? या तो हमारे डेटर्स होंगे या फिर कैश सेल करेंगे. तो डेटर्स, तो इससे हमें कुछ कैश मिलना बाकी है, तो जिस टाइम पीरियड में ये पूरा अमाउंट हमें डेटर्स से मिलके हम वापस अपने सप्लायर को दे देंगे, इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल. सो ये वो साइकिल है जिसके अंदर हमारा वर्किंग कैपिटल वापस से रीस्टोर हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में. सो वर्किंग कैपिटल हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग साइकिल. सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को कंसिडर करते कि रॉ मटेरियल्स हम परचेज कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, कि रॉ मटेरियल हम कितने दिन के लिए स्टोर कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड के लिए हमारा क्या वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी. सो रॉ मटेरियल
स्टोरेज पीरियड होगा एवरेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया और कितने अमाउंट या कितना कंजम्पशन डेली हो रहा है। कितना रॉ मटेरियल को हम वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ये रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड हो गया। सिमिलरली वर्क इन प्रोग्रेस का करेंगे, WIP लिखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस को। तो एवरेज वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, एक दिन में कितना वर्क इन प्रोग्रेस हमारा फिनिश गुड में तैयार हो रहा है। सिमिलरली फिनिश गुड्स, कि हम कितना अमाउंट ऑफ फिनिश गुड्स सेल कर पा रहे हैं। डेली सेल सिमिलरली हमारा डेटर्स का क्रेडिट पीरियड कितना है, हम उन्हें कितने दिन में पैसा चुकाने के लिए बोल रहे हैं। डेटर या फिर बोल सकते हैं क्रेडिट पीरियड, इसका भी वही एवरेज वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स या एवरेज वैल्यू ऑफ डेटर्स बाय सेल्स पर डे, एक दिन में कितना अमाउंट हमें मिल जाएगा। सिमिलरली क्रेडिटर्स का करेंगे, अल्टीमेटली हम पेमेंट तो क्रेडिटर्स को करना है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, और हमने यहाँ पे क्योंकि रॉ मटेरियल लिया था तो इसका बेस होगा रॉ मटेरियल परचेज पर डे। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट सेल्स जो हमने लिया था वही आएगा अमाउंट, कैश वाला नहीं आएगा। ठीक, अब ओवरऑल वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। वर्किंग कैपिटल यहाँ पे होगा रॉ मटेरियल ऐड करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट ऐड करेंगे, प्लस फिनिश गुड्स का ऐड करेंगे, डेटर्स का पीरियड ऐड होगा, जितना टोटल अमाउंट हमारा यहाँ से हुआ ये टोटल अमाउंट लेस क्रेडिटर्स होगा, क्योंकि हम उतना पेमेंट क्रेडिटर्स को कर दे रहे, तो बाकी जो बचा टोटल अमाउंट वो हमारा वर्किंग कैपिटल होगा। और एक साल में कितना वर्किंग साइकिल एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो 360 ले सकते हैं और 365 डेज जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाय वर्किंग कैपिटल, जो यहाँ पे हमने कंप्यूट किया था कि एक साल में कितना वर्किंग कैपिटल होगा। यहाँ पे 12 मंथ्स भी ले सकते हैं। फाइन, सो ये वर्किंग कैपिटल ऐसे निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि अगर एक कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना है उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो 3 टाइप्स के अप्रोच होते हैं। अग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। अग्रेसिव जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल या फिर करंट एसेट बोल सकते हैं, वर्किंग कैपिटल या फिर करंट एसेट दोनों को कम रखा जाता है, क्योंकि ये मिनिमल इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, जिसके कारण इनका इन्वेंट्री कम होता है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज़ मेड अप ऑफ इन्वेंट्री, हमने भी पढ़ा, फिक्स्ड गुड्स, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स, ठीक है। इन्वेंट्रीज का कम होता है, फिर बिकॉज इन्वेंट्री कम होता है तो
इसका रिस्क ज़्यादा होता है। बिकॉज रिस्क ज़्यादा होता है तो इस टाइप ऑफ कंपनी का रिटर्न ज़्यादा होता है। यहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है बिकॉज हमारे पास वर्किंग कैपिटल कैश इन हैंड कम है। तो ये सारा अग्रेसिव का फीचर्स है। और इसका जस्ट ऑपोजिट कंजर्वेटिव का फीचर्स है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल और या फिर करंट एसेट ज़्यादा होती है, कंजर्वेटिव, वो ज़्यादा रखने की कोशिश करती है। क्योंकि ज़्यादा होती है करंट एसेट तो इन्वेंट्री ऑब्वियसली ज़्यादा है, रिस्क कम होगा, रिटर्न्स कम होगा और लिक्विडिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वो ज़्यादा करंट एसेट्स होल्ड कर रहा है। कैश बैंक बैलेंस करंट एसेट्स है। और मॉडरेट में ये सारी चीज़ें इक्वल होती है, मतलब बैलेंस रहती है। सो यहाँ पे रिस्क रिटर्न का बैलेंस होता है, बैलेंस लिख सकते हैं सब कुछ। फाइन। वर्किंग कैपिटल की 3 कैटेगरीज है, एक कैश, एक इन्वेंट्री, एक रिसीवेबल्स। तो हमें तीनों को इंडिविजुअली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विथ कैश मैनेजमेंट। अगर कैश है, कैश कई फॉर्म में हो सकता है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, या फिर कोई आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज कैश। तो कितना अमाउंट आप कैश इन हैंड रखना चाहेंगे, बैंक बैलेंस पे रखना चाहेंगे या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय कैश मैनेजमेंट. So, level of cash management is determined by the term optimal cash. ऑप्टिमल कैश कितना होना चाहिए आपके पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. इसका फॉर्मूला है इकोनॉमिक लॉट साइज बोलते हैं हम, गिवन बाय विलियम जे बाउमेल. इसके अकॉर्डिंग कंपनी कीप्स ऑल कैश ऑन इंटरेस्ट यील्डिंग डिपॉजिट, कि जितना भी कैश कंपनी के पास है वो सारा वो डिपॉजिट कर देती है जिसमें उसको हाई रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मिले, एंड विड्रॉ करती है जब भी उसको ज़रूरत पड़ता है उससे. और एक इसका एजम्पशन है कि कैश यूसेज इज़ लीनियर ओवर द टाइम, मतलब पूरे साल पूरे स्पैन ऑफ बिजनेस में कैश का जो क्वांटिटी है दैट इज़ सेम एट ऑल द लेवल्स ऑफ टाइम. तो इकोनॉमिक लॉट साइज, सबसे एफिशिएंट लॉट साइज क्या होगा कि जो कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए एक अपने सिक्योरिटीज़ में, उसका है 2 into कितना प्रोजेक्टेड कैश रिक्वायरमेंट है एक कंपनी में. प्रोजेक्टेड कैश रिक्वायरमेंट 2 into प्रोजेक्टेड कैश रिक्वायरमेंट इनटू कन्वर्जन कॉस्ट, कि जब हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो हमें कितना कॉस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है. तो प्रोजेक्टेड कैश इनटू कंजर्वेशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय हमें उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ऑल अंडर रूट. ये इसका बेनिफिशियल या इकोनॉमिक लॉट साइज होगा कि इतना अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं एक कंपनी का टोटल कैश रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपीज़ सालाना, और कंपनी अपने मार्केट को एक छोटे छोटे टुकड़े में बांट के वो अपना इन्वेस्ट करना चाह रही है. तो उसका लॉट साइज दिया हुआ है एज पर द क्वेश्चन 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख. या तो वो 50,000 के लॉट्स बना के इन्वेस्ट करेगी या 1 लाख, 2 लाख सिमिलरली. और कन्वर्जन कॉस्ट दिया हुआ है इज़ ₹1000
पर लॉट, एक लॉट को कन्वर्ट करने के लिए 1000 रुपीज़ पेमेंट करना होगा और इंटरेस्ट है एट द रेट 5%। अब यहाँ पे 50,000 के हमें टोटल 10 लाख बनाने हैं, तो नंबर ऑफ लॉट्स क्या होगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 we'll get 20 lots. नंबर ऑफ लॉट्स 20 लॉट्स होगा। सिमिलरली 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 10 लॉट्स होगा, 5 लॉट्स, 4 लॉट्स एंड 2 लॉट। अब एवरेज लॉट निकालेंगे। ये लॉट है, एवरेज लॉट 50,000 डिवाइडेड बाय 2, 25,000। सिमिलरली 50,000, 1 lakh, 1,25,000 and 2,50,000. Now we'll calculate the interest on average lot. So 5% of 25,000 will be 1,25,000. Similarly 5% of 50,000 will be 2,500. 5% of 1 lakh, 5% of 1,25,000. So 1,25,000, 5,522. नाउ टोटल कॉस्ट पर लॉट, क्योंकि एक लॉट को कन्वर्ट होने में 1,000 रुपीज़ लग रहा है। यहाँ पे लॉट क्या है टोटल 20, तो 20 इंटू 1000, 20,000, 10,000, 5,000। यहाँ पे हम लोग को ये दोनों को ऐड करना है, इंटरेस्ट प्लस टोटल कॉस्ट। तो 21,250, 2,500। अब यहाँ पे जो भी अमाउंट सबसे कम है वो लॉट साइज प्रेफरेबल होगा। तो यहाँ पे सबसे कम है 10,000, तो यहाँ पे लॉट साइज़ है 2 लाख। जब 2 लाख का हम 5 लॉट्स बना के इन्वेस्ट करेंगे तब हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा, बिकॉज हमारा एक्सपेंस सबसे कम है। यहाँ पे इंटरेस्ट और टोटल कॉस्ट जो पेमेंट करना पड़ रहा है वो सबसे कम है यहाँ पे। इसीलिए 2 लाख का 5 लॉट्स विल बी आवर इकोनॉमिक लॉट साइज। वही अगर हम फॉर्मूला से निकालें ये वाला, तो प्रोजेक्टेड रिक्वायर्ड कैश क्या है यहाँ पे 2 इंटू 10 लाख, कन्वर्जन कॉस्ट है ₹1,000 पर लॉट और इंटरेस्ट है 5% है, तो वी कैन राइट 0.05 और अंडर रूट। एंड जब भी ये कैलकुलेट होता है तो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 2 लाख। हेंस ये एक प्रोसेस है और ये इसका डेरिवेशन है कैसे आया। सिमिलरली इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी ऑप्टिमल लॉट कैलकुलेट करने का 2 तरीका है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे किए वैसे ही सेम टू सेम वहाँ पे भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा। और एक है ABC मेथड। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो वी हैव ऑलरेडी डन। ABC मेथड क्या बोलता है कि सपोज अ कंपनी हैज़ 3 टाइप्स ऑफ गुड्स A, B और C, और A का यूनिट्स कंज्यूम होता है उसकी कंपनी में 5,000, 4,000 और 2,000 वो बेच पाता है। वही परसेंटेज कितना है टोटल इसका है 11,000 गुड्स वो सेल करता है, जिसमें से A का परसेंटेज है 45.45%, B का है 4,000 डिवाइडेड बाई 11,000 इंटू 100 दैट इज़ 36.36 और इसका 18.18% वो सेल कर पाता है। वही वैल्यू पर यूनिट, एक यूनिट ऑफ ए को सेल करता है वो एट द रेट 1000। एक यूनिट ऑफ ए इज़ 1000 रुपीज़, बी का कॉस्ट है 1200
और सी का 6000 पर यूनिट। नाउ इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 5000 यूनिट्स इंटू 100, 50,000, 5 लाख इनफैक्ट, फिर 48 लाख, 1 लाख, 12, 120 लैक्स। अब इसका रेशियो हम निकालेंगे। इसका परसेंटेज आ रहा है 22.93, 22.00, 5.05। यहाँ पे हम देख रहे हैं जिस का क्वांटिटी कम है बट उसका वैल्यू इतना ज़्यादा है। अब सपोज़ यहाँ पे गुड्स ले लेते हैं, एक है सिल्वर, गुड ए है हमारा सिल्वर, बी है गोल्ड और डायमंड है। एंड सपोज़ ये शॉप में चोरी हो रहा है, तो वो बंदा के पास टाइम है कि कुछ अपना सामान वो बचा ले, तो वो सबसे पहले कौन सा सामान बचाएगा, डायमंड बचाएगा ना, ताकि क्योंकि डायमंड का वैल्यू उसके पास सबसे ज़्यादा है, डायमंड का वैल्यू का गुड्स, भले ही उसका क्वांटिटी कम है लेकिन उसका वैल्यू तो ज़्यादा है। सिमिलरली ABC मेथड यही बोलता है कि जो ज़्यादा वैल्यूबल है उसको पहले क्या बोलूँ, सेव करो या उसको पहले अच्छे से मैनेज करो, उसके बाद बाकी आप गोल्ड और सिल्वर पे ध्यान दो या A और B प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए। सो दिस वाज ABC मेथड। नाउ थर्ड हमारा है रिसीवेबल मैनेजमेंट। सो रिसीवेबल मैनेजमेंट का सिंपल सा फंडा है, पहले आपको निकालना होगा ऑप्टिमल रिसीवेबल मैनेजमेंट के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट निकलता है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, लेस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सब पर यूनिट के अकॉर्डिंग, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ क्रेडिट, जितने लोगों को आपने क्रेडिट पे पैसा दिया, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कुल टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, कितना का टोटल क्रेडिट सेल हमने किया, इनटू कलेक्शन पीरियड, कितने दिन में हमें वापस मिल रहा है, ये कैलकुलेट होगा हमारा ऑपरेटिंग साइकिल वाला फॉर्मूला से। कलेक्शन पीरियड या 365 डेज या फिर 12 मंथ्स जैसे हो, इनटू रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि इंटरेस्ट भी कुछ मिलना चाहिए, इनटू 100। सो ये था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इतने दिन में हमें वापस अपना पैसा मिल जाना चाहिए टोटल। ये था रिसीवेबल मैनेजमेंट कि इससे ज़्यादा डेज हमें वेट नहीं करना चाहिए अपना पैसे को वापस लेने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल। In the next video we'll be doing dividend decision. So thank you for watching my video, and if you like my video please subscribe to my channel.